दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, जो बोर्ड क्लास में अधिकतर पूछा जाता है 10th बोर्ड में। ओके दोस्तों, मेंडल के हम नियम पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? मेंडल के नियम। तो दोस्तों मेंडल जो है, आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। किसका जनक दोस्तों? आनुवंशिकी का। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है दोस्तों। बोर्ड में बहुत बार ये पूछा हुआ है, रिक्त स्थान के रूप में पूछा हुआ है, मैचअप में भी पूछता है दोस्तों। तो मेंडल को हमें किससे मैच करना है? आनुवंशिकी से। ओके दोस्तों, और मेंडल ने आनुवंशिकी से संबंधित कुछ नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे दोस्तों, है ना। एक था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण। एक था प्रभाविता का नियम, और एक था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही नियम हम पढ़ेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में। ओके दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं, पहला नियम है हमारा प्रभाविता का नियम। ओके दोस्तों, मेंडल का हमारा प्रभाविता का नियम है, तो देख लेते हैं हम। दोस्तों अभी हम हिंदी में देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है ना। एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण मतलब दोस्तों अलग अलग लक्षण होने चाहिए, है ना। एक जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले पौधों में अगर संकरण करवाया जाता है, मैं उदाहरण भी देके समझाऊंगा दोस्तों। चलिए, तो विपर्यायी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग अलग लक्षण है, अलग अलग लक्षणों को विपर्यायी लक्षण कहते हैं। तो जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है, मतलब उनमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। ओके दोस्तों, मतलब इनके जीन फेरबदल करके जब इनमें नया पौधा उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम संकरण कहते हैं। ओके दोस्तों, तो क्रॉस ब्रीडिंग जब इनमें कराई जाती है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। ओके दोस्तों, प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन जो होती है, F1 पीढ़ी जो होती है, फर्स्ट जनरेशन, उसमें क्या होता है दोस्तों? प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए, ये कोई मेल है यानी व्यक्ति है, ये कोई फीमेल है यानी औरत है। अगर इन दोनों की संतान उत्पन्न होती है और वो मान लीजिए लड़की होती है, अगर वो लड़की होती है यानी फीमेल होती है ना, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों? ये इसकी F1 जनरेशन कहलाएगी। ओके दोस्तों, ये पहली पीढ़ी कहलाएगी, तो इसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। ओके, तो नियम क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए हमारा, जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों? छिप जाता है। ओके दोस्तों, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना, कि जब भी दो विपर्यायी अलग अलग लक्षण वाले पौधों को हम लेते हैं और उनके बीच में अगर संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। ओके, और दूसरा लक्षण जो होता है दोस्तों छिप जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? जब मटर के लंबे पौधे, दोस्तों बताया था यहाँ पे अलग अलग लक्षण है ना, विपर्यायी लक्षण। तो एक तो लिया लंबा पौधा, ओके दोस्तों, और एक लिया अपन ने बोना पौधा। ये मेंडल ने पहले प्रयोग करके सिद्ध कर रखा है। ओके, तो जब मटर के लंबे और बोने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, है ना दोस्तों, F1 पीढ़ी में क्या होता है? सभी लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। ओके दोस्तों, इसमें लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, मतलब लंबा पौधा, है ना। लंबा पौधा जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा प्रभावी लक्षण हो जाएगा, प्रभावी लक्षण। ओके दोस्तों, देखिए एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। दोस्तों एक ले लिया हमने लंबा पौधा, एक ले लिया हमने छोटा पौधा, स्मॉल टी में इसको लिख देता हूँ। तो इन दोनों का संकरण करवाया, तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से कैपिटल टी आएगा और यहाँ से स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी जो है दोस्तों, ये प्रभावी लक्षण है, मतलब पौधा जो है वो कैसा होगा दोस्तों? लंबा ही होगा। ओके दोस्तों, तो बोना गुण जो है, वो बोनापन का गुण क्या होगा? दब जाएगा। ओके, है ना। तो मान लीजिए ये कोई लंबा आदमी है, और उसकी अगर जो वाइफ है ना, या उसकी जो मादा है, अगर वो उसकी हाइट कम है ना, और अगर उन दोनों की संतान उत्पन्न होती है तो वो लंबी हो गई, है ना। तो इसमें क्या हुआ? लंबा गुण जो है प्रभावी हो गया। ओके दोस्तों, ये मेंडल का वंशानुगति का प्रभाविता का नियम है, पहला नियम। ओके दोस्तों, चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको प्रभाविता के नियम को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। ओके दोस्तों, लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछे तो भी यही है, और मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछे तो भी यही है। ओके दोस्तों, तो देखिए, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज डन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब वही संकरण है ना, क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज डन बिटवीन अ पेयर ऑफ प्लांट विथ रिसेसिव ट्राइट्स, रिसेसिव ट्राइट्स मतलब दोस्तों अलग अलग, है ना, अलग अलग गुण। ओनली वन डोमिनेंट ट्राइट अपीयर्स इन द फर्स्ट जनरेशन, है ना। फर्स्ट जनरेशन मतलब F1 जनरेशन भी लिख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। तो डोमिनेंट राइट जो होता है, केवल वो ही दिखाई देता है, यानी अपीयर होता है। ओके दोस्तों, तो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज डन बिटवीन अ पेयर ऑफ प्लांट विथ रिसेसिव ट्राइट्स, है ना, ओनली वन डोमिनेंट राइट अपीयर्स इन द फर्स्ट जनरेशन, द अदर वन रिमेन हिडन, मतलब दूसरा जो है वो क्या होता है दोस्तों? हिडन यानी छिपा हुआ रहता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है दोस्तों इसको, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं और लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहते हैं, मतलब प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। ओके, अब इसका एग्जांपल दोस्तों देखिए, एग्जांपल है व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज डन बिटवीन अ टाल पी प्लांट, मतलब पी प्लांट यानी मटर का पौधा लिया दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बनता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से पौधे को चुना था। तो दोस्तों मटर के पौधे को चुना था। ओके, आप याद रखिएगा।
तो व्हेन हाइब्रिडेशन इज डन बिटवीन अ टाल प्ली प्लांट एंड ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट है ना, ड्वार्फ प्लांट यानी बोना पौधा है ना, बोना पौधा लिया। सो F1 जनरेशन ऑल टाल प्लांट आर ऑब्टेन्ड। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला दोस्तों, सारे लंबे पौधे मिले, सारे पौधे लंबे मिले। ओके दोस्तों, ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रयोग की तरफ, दूसरा नियम समझ लेते हैं। अगला है दोस्तों, देखिए दूसरा नियम है हमारा पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम हमने समझ लिया, पृथक्करण का नियम जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रेशन। ओके दोस्तों, तो इसमें देखिए बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, है ना, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले, यानी वही अलग अलग लक्षणों वाले, ओके दोस्तों, अलग अलग लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के पौधों को या जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है। दोस्तों आप चाहे तो पौधे लिखे या जनक लिखे, या दोनों भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है ना, इसमें याद रखिएगा एक ही जाति होनी चाहिए, एक ही जाति के जनकों के बीच या पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो उनकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। संकर पौधे मतलब दोस्तों हाइब्रिड पौधे प्राप्त होते हैं हमें, है ना, और सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट करते हैं। क्या होता है दोस्तों, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। ओके दोस्तों, ये है हमारा पृथक्करण का नियम। ओके, प्रभावी लक्षण पृथक हो जाते हैं कुल मिलाकर। ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन हाइब्रिडेशन इज डन बिटवीन टू प्लांट और पेरेंट ऑफ द सेम स्पीशीज, अगर सेम स्पीशीज में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं ऑफ प्योर ब्रीड, है ना, हैविंग टू अपोजिट कैरेक्टर, ओके, दो अपोजिट कैरेक्टर वाले पौधे हमें लेना है ना, एक ही सेम स्पीशीज के, देन हाइब्रिड प्लांट आर ऑब्टेन इन फर्स्ट F1 जनरेशन। ओके दोस्तों, तो हाइब्रिड पौधे जो है, हाइब्रिड प्लांट जो है वो हमें F1 जनरेशन में मिलते हैं एंड एक्सप्रेस ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर। और वो क्या एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा पृथक्करण का नियम, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के पौधे हैं जिनको के बीच में संकरण कराया जाता है, तो उनकी F1 पीढ़ी में जो है संकर पौधे या हाइब्रिड पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट करते हैं, है ना दोस्तों। तो ये प्रभावी लक्षण अलग हो गया, पृथक हो गया, है ना। तो ये हमारा नियम क्या कहलाएगा दोस्तों, पृथक्करण का नियम कहलाएगा, यानी लॉ ऑफ सेग्रेशन कहलाएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं ऐसे कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है दोस्तों हमारा तीसरा नियम, ओके, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको हम इंग्लिश में अगर पढ़े तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। ओके, तो एक लक्षण की वंशागति जो है दूसरे लक्षण की वंशानुगति से प्रभावित नहीं होती। ओके, मेंडल ने कहा था कि अगर दो लक्षण आपस में क्रॉस करवाए जा रहे हैं, है ना, दो लक्षणों को अगर आपस में क्रॉस करवाया जा रहा है तो एक लक्षण की वंशानुगति को दूसरा लक्षण प्रभावित नहीं करता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। ओके दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति जो होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों की वंशानुगति होती है, मतलब एक पीढ़ी से जो लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो वे स्वतंत्र रूप से पहुंचते हैं, या वंशानुगति की उनकी स्वतंत्र रूप से होती है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ओके, इसे द्विसंकर प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। ओके, है ना, इसे क्या किया जा सकता है, द्विसंकर प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। ओके दोस्तों, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्राइट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्राइट। ओके दोस्तों, दो ट्राइट्स अगर हम आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं इनका, है ना, या क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो उसमें जो है इनका इनहेरिटेंस जो है वो फ्री यानी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस होता है ना। तो द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्राइट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्राइट। तो एक जो लक्षण की वंशानुगति है वो दूसरे लक्षण से प्रभावित नहीं होती है। इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट अकर इंडिपेंडेंटली, है ना, तो जो ट्राइट्स का जो इनहेरिटेंस होता है, मतलब वंशानुगति की जो होती है एक से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, वो दोस्तों इंडिपेंडेंटली होता है ना, मतलब स्वतंत्र रूप से होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिटेंस होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फ्री डिसिपेशन। दोस्तों इसे लॉ ऑफ फ्री डिसिपेशन भी कहते हैं, और इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय डाई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके दोस्तों, इसको हम डाई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बताया है आपको जो मेंडल के तीनों नियम थे। ओके, और आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो आप वापस रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, और अगर आप बोर्ड में लिखते हैं तो आपको इसके पूरे में से पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति को प्रभावित नहीं करती, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति क्या होती है, स्वतंत्र रूप से होती है। ओके, इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, और द्विसंकरण प्रयोग द्वारा इसे समझाया जा सकता है ना, यानी डायहाइब्रिड क्रॉस द्वारा समझाया जा सकता है। दोस्तों अगर आपसे इसमें जो
अनुपात पूछा जाए दोस्तों अगर, है ना, याद रखिए। तो इसमें अनुपात होगा दोस्तों 9:3:3:1 का अनुपात होगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें, और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।